मतलब हमारी लाइफस्टाइल पे ही डिपेंड करता है कि हम कितने डायबिटिक हैं। डायबिटीज कोई लाइफ लॉन्ग तो क्या, वो बीमारी ही नहीं है। आप उसको 100% रिवर्स कर सकते हैं, जड़ से हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो। आपके अकॉर्डिंग सर जो अच्छी लाइफस्टाइल है वो कौन सी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर लानी चाहिए, मस्ट बीन है? तो अगर कोई भी इंसान कह रहा है कि मेरे पास ऐसी दवा है जिसका इफेक्ट तो होगा, साइड इफेक्ट होगा ही नहीं, तो आप सोचिए कि क्या ये पॉसिबल भी है। सर आज के टाइम में लोगों को पता ही नहीं चलता कि बॉडी के अंदर प्रॉब्लम कब क्रिएट हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में पहले ही कंट्रोल में हो जाए या आए ही ना, इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? यानी आयु, आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो सकती है, जो ज़्यादा कैसे जी सकते हैं। एंड अक्रॉस एनिमल्स एंड ह्यूमंस दो चीज़ें मिली। थैंक यू फॉर कमिंग सर। और आप हमारे पॉडकास्ट शो पे आए और हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो यूथ है, उनको आप रियल डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में और डायबिटीज़ क्या है उन चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे आप बच भी सकते हो ऐसी बीमारियों से। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। होप कि जो नॉलेज है वो अक्रॉस जाएगी टू दी ऑडियंस और वो भी उससे रिलेट कर पाएंगे। बिल्कुल सर। सर सबसे पहला मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि जो डायबिटीज़ होती है वो होती ही क्यों है? मैं आपको एक कॉमन आंसर भी दूंगा इसका और एक थोड़ा सा अनकॉमन आंसर भी दूंगा। तो कॉमन आंसर तो ये है कि जो डायबिटीज़ है दो प्रकार की होती है, एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर है, जो ब्लड ग्लूकोज है, उसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर सेल का फ्यूल होता है ग्लूकोज। कोई भी सेल जो है बॉडी का वो बिना ग्लूकोज के काम नहीं कर सकता। इसके काम में सबसे ज़रूरी है हार्मोन इंसुलिन। ठीक है। तो अब टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि शरीर में किसी भी रीज़न से इंसुलिन बन नहीं पाता। तो उसका इलाज बहुत सिंपल है, क्योंकि इंसुलिन बन नहीं पा रहा तो बाहर से हम इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं और टाइप 1 डायबिटीज़ का इलाज होता है। ये कम कॉमन वाली डायबिटीज़ है। जो ज़्यादा कॉमन है और जो एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है आज की डेट में, वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो शरीर में बनता तो है, लेकिन एक फिनोमिनन होता है, एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि इंसुलिन बन तो रहा है पर वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाता। इंसुलिन बनता है पर अपना काम नहीं कर पाता, तो शुगर जो है उसकी मात्रा खून में बढ़ने लग जाती है, ब्लड में बढ़ने लग जाती है। तो जब ब्लड में बढ़ी हुई शुगर आनी शुरू हो जाती है तब हम कहते हैं कि हम भाई मरीज़ को डायबिटीज़ हो गई, मरीज़ को शुगर हो गई, या मरीज़ की ब्लड शुगर बढ़ गई। ये है टाइप 2 डायबिटीज़। ये जो मैंने आपको बताया ये एक कॉमन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड व्यू है जो आपको कहीं भी मिल जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा अनकॉमन व्यू भी बताता हूँ। तो अनकॉमन व्यू हम ये रखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। बीमारी ही नहीं है वो? जी। टाइप 2 डायबिटीज़ कोई बीमारी ही नहीं है, वो सिर्फ एक शुगर मैनेजमेंट का डिसऑर्डर है जो सेल्फ क्रिएटेड है। सेल्फ क्रिएटेड है? जी। अब दोनों चीज़ों में फ़र्क देखिए। अगर मैं कहता हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ एक बीमारी है, ओके। तो कहीं ना कहीं मरीज़ के सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पेशेंट के सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। भाई मुझे क्या हुआ है, मुझे डायबिटीज़ हो गई, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो बीमार हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन जब मैं कह देता हूँ कि वो एक शुगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम है और वो सेल्फ क्रिएटेड है, तो सारी गलती किसकी है? गलती आपकी है। तो डायबिटीज़ के होने के लिए, टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करेंगे हम फॉर द पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन। तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो है आपके जेनेटिक्स, जो आपको आपके मम्मी पापा से मिले, जिसे आप बदल नहीं सकते, हम भी बदल नहीं सकते, कोई नहीं बदल सकता। ओके, जनरेशनल। जी, वो जेनेटिक्स हैं, वो आपको मिलेंगे, वो आपकी मम्मी पापा हैं, मिल गए वो। जो सेकंड चीज़ है वो है आपका लाइफस्टाइल।
राइट? यहीं पे सेल्फ क्रिएटेड वाला पॉइंट आता है। अगर आपका लाइफस्टाइल आपने बहुत अच्छा रखा है, लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें, अगर आपने ये बहुत अच्छा रखा है तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो। ओके, मतलब हमारी लाइफस्टाइल पे ही डिपेंड करता है कि हम कितने डायबिटिक हैं। जी, तो जेनेटिक्स कोई उम्र कैद या कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है कि मेरे पास जेनेटिक्स हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के तो मुझे तो होगी होगी, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास तो जेनेटिक्स हैं। मेरे को मतलब आई थिंक 100 में से 90 पेशेंट यही कहते हैं कि सर मेरे तो जेनेटिक्स है ना, हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या गलती है, बिल्कुल। हमारे तो जेनेटिक्स हैं। तो ऐसा नहीं है, लाइफस्टाइल इज़ द पार्ट जिस पे आपका पूरा कंट्रोल है। अच्छे लाइफस्टाइल से डायबिटीज़ रुक भी सकती है, वापस भी जा सकती है, और ख़राब लाइफस्टाइल से ही डायबिटीज़ आती भी है, बढ़ती भी है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक मैनेजमेंट इशू है। आप अपनी शुगर संभाल नहीं पा रहे, आप अपनी शुगर मैनेज नहीं कर पा रहे, तो हमने आपको बोल दिया कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होगी। आपके अकॉर्डिंग सर जो अच्छी लाइफस्टाइल है वो कौन सी है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर लानी चाहिए, मस्ट बीन है? तो अच्छी लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट है एक न्यूट्रिशियस अच्छी डाइट होनी चाहिए, और वो डाइट आपकी बॉडी के हिसाब से, साइंस के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि कल्चर के हिसाब से और प्लेजर के हिसाब से, मज़े के हिसाब से। ओके। तो यहाँ मैं थोड़ा सा डिस्कशन साइड ट्रैक कर रहा हूँ आपकी परमिशन से। तो फूड क्या है, खाना आजकल एक ड्रग बन गया है। हाँ। फूड इज़ अ ड्रग। मुझे खुशी महसूस करनी है, मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ यार, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल। है ना? चिप्स खा लेता हूँ, नूडल्स खा लेता हूँ, क्या मज़ा आ जाएगा। वो समोसे के साथ जो चटनी का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। फैक्ट है। जी, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि जो मैं वो समोसा और चटनी खा रहा हूँ उसका मेरी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा, या मेरी बॉडी उससे कैसे अफेक्ट होगी। मैंने सिर्फ इतनी इक्वेशन बनाई कि यार वो खाऊंगा तो मज़ा आएगा, तो मैं खा लेता हूँ, राइट? और यही थिंकिंग है जो हमको बदलनी है। फूड सबसे पहले आपकी बॉडी का फ्यूल है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह ना आप चाशनी डाल लो, मज़ा आ जाएगा। नहीं आएगा मज़ा सर, ऑब्वियसली गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। बोलोगे अरे नहीं यार गाड़ी खराब हो जाएगी, बट आप अपनी बॉडी में तो यही कर रहे हो। एक्चुअली हम यही कर रहे हैं। जी, है ना? तो हम अपनी ज़बान को, अपने टेस्ट को, अपने प्लेजर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे के खाना खाते हैं, एंड दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू शुड हैव इन अ गुड लाइफस्टाइल। आप अपने हेल्थ के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, साइंस के हिसाब से डाइट लीजिए जो न्यूट्रिशनली रिच हो। कभी वंस इन अ वाइल अगर आपने कुछ प्लेजरेबल खाया, तो मैं नहीं कह रहा भाई खाने से प्लेजर ही मत लें, हेल्दी खाना भी प्लेजरेबल हो सकता है, टेस्टी हो सकता है। वंस इन अ वाइल अगर आप रिवॉर्ड के लिए कुछ खा रहे हैं, जंक फूड या कुछ शुगरी फूड, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज़ वंस इन अ वाइल। भाई 100 में से 5% है, लेकिन अगर उल्टा हो जाए 100 में से 95% आप टेस्ट के लिए खा रहे हैं, तो अब वही फूड जो बॉडी का फ्यूल था, वही फूड पॉइजन बन गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये एक एस्पेक्ट हो गया कि डाइट हैज़ टू बी न्यूट्रिशियस, डाइट हैज़ टू बी साइंटिफिक, डाइट हैज़ टू सपोर्ट द बॉडी। दूसरा एस्पेक्ट अच्छे लाइफस्टाइल का मैं कहूँगा कि मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज भी एक शब्द है, एक बहुत गहरा शब्द है। आपका मतलब एक्सरसाइज, मेरे मतलब से एक्सरसाइज, और सामने वाले के मतलब से हाँ, एक्सरसाइज अलग अलग। जी। कोई इंसान है जो 15 मिनट टहलता है, गप्पे मारता है दोस्तों के साथ, कहता है यार आज की एक्सरसाइज हो गई। बिल्कुल। कोई इंसान है जो 3 घंटे जिम में लगा के आता है और तब उसकी एक्सरसाइज पूरी होती है। तो एक्सरसाइज सिर्फ एक शब्द है, जो रियल वर्ड है वो है मूवमेंट। बॉडी की मूवमेंट रोज़ होनी चाहिए। हमें एक गिफ्ट मिली है भगवान से मोबिलिटी की, कि हमारी बॉडी जो है चल सकती है, हम भाग सकते हैं, कूद सकते हैं, सामान उठा सकते हैं, तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए।
आजकल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। नई एक्टिविटी नहीं है कुछ। किसी से पूछिए कि आपने फिजिकली सबसे इंटेंस। बहुत रियलिटी बन चुकी है ये लाइफ की। सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, नहीं, कोई बात नहीं। बिकॉज मेरे साथ की जो जनरेशन है या मेरे से छोटी जनरेशन है, आज के टाइम में कोई भी बाहर जाके कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता। खेलने के लिए भी एक टाइम था जब हम बाहर जाते थे, लेकिन हमें जो भी खेलना होता है फ़ोन पे गेम्स खेलते हैं हम। कॉन्वर्सेशंस करनी होती है, मिलते थे, अब मिलना ख़त्म हो चुका है। फ़ोन पे बातें होती हैं, चैट्स पे बातें होती हैं। तो बॉडी को आराम देने के लिए जितनी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं उतनी चीज़ें हम करते हैं। बिल्कुल। तो रियल लाइफ जो होती थी वो कहीं ना कहीं वर्चुअल लाइफ से काफ़ी हद तक रिप्लेस हो गई है। और कहीं जगह ये अच्छा है भाई, आप यहाँ बैठे यूएस में अपने कज़न से बात कर कर पा सकते रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो हमने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिए हैं। अब अगर आप पूरा दिन बैठे हैं और सबसे इंटेंस एक्टिविटी क्या करी कि आपने रिमोट उठा के नेटफ्लिक्स लगा लिया, हाँ, है ना? तो बॉडी की मूवमेंट कैपेबिलिटी को क्या होगा? तो वो नीचे ही जाएगी, क्योंकि आपने यूज़ नहीं किया। आपकी बॉडी एक्चुअली काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो अगर आप उसे मूव करेंगे तो बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि हाँ, मूवमेंट चाहिए। आजकल की हमारी बॉडीज़ एक्सपर्ट हो गई हैं। किस चीज़ में एक्सपर्ट हो गई हैं? सोफे पे बैठ के ज़ोमैटो से खाना खाने में और नेटफ्लिक्स देखने में, राइट? तो हमारी बॉडी उसमें एक्सपर्ट है। लेकिन यहीं से जो आपकी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस हैं, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे हाइपरटेंशन है यानी हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी है, मोटापा है, पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, तो इन सब की शुरुआत यहीं से होती है। तो दूसरा एस्पेक्ट यही है लाइफस्टाइल का कि मूवमेंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, डेली होनी चाहिए और एक बेसिक लेवल पे होनी चाहिए जी, कि बॉडी को कुछ चैलेंज मिलता रहे। सर क्या पूरे वर्ल्ड में इसका कोई भी क्योर नहीं है कि ये जड़ से ख़त्म हो सकती है डायबिटीज़? आपने तो बहुत दूर की बात कही, आपने वर्ल्ड का। इंडिया। जी, मैं इंडिया, दिल्ली में किसी भी चीज़ को ले लूँ, हाँ, हम तो डेली बेसिस पे डायबिटीज़ को जड़ से ही हटा रहे हैं। द होल प्रैक्टिस जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं या जो आइडिया हम लोगों को दे रहे हैं, वो यही दे रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ कोई लाइफ लॉन्ग तो क्या, वो बीमारी ही नहीं है। आप उसको 100% रिवर्स कर सकते हैं, जड़ से हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो। जी। मेहनत किस तरह की मेहनत? आपसे पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? जब आपके पास पेशेंट आता है, वो किस तरह के सवाल लेकर आता है और वो आपसे क्या-क्या एक्सपेक्ट करता है? मतलब अगर मैं उस पे बोलूँ तो डिमांड्स क्या रहती हैं पेशेंट्स की? पेशेंट जब भी डॉक्टर के पास आता है, चाहे मेरे पास या किसी और के पास, वो एक पेन पॉइंट लेकर आता है, एक परेशानी लेकर आता है और एक सॉल्यूशन ढूंढता हुआ आता है। जैसे मेरे पास जो मेजॉरिटी पेशेंट्स आते हैं, उनकी एक ही स्टोरी होती है, थोड़ी बहुत प्लस माइनस होगी, कि डॉक्टर साहब हमको बताया गया 5 साल पहले कि हमें डायबिटीज़ है और हमको ये 2 गोलियां पकड़ा दी गई और हम 5 साल से खा रहे हैं। अब जब तक तो गोली खाते हैं शुगर डाउन रहती है, जिस दिन गोली छूट जाती है शुगर बढ़ जाती है। और गोलियां खाने के बाद भी हमारी शुगर जो है वो स्टेबल नहीं हो रही। 5 साल पहले गोली जितना अच्छा काम कर रही थी, वो अब नहीं कर रही। आज की डेट में वो नहीं कर रही। बॉडी की डिमांड्स बढ़ गई हैं। जी, उतने ही एक्शन के लिए अब मुझे 2 के बजाय 3 गोलियां लग रही हैं। तो मेरा फ्यूचर क्या है? जब सवाल हमसे पेशेंट ये करते हैं कि मेरा फ्यूचर क्या है? जब 3 के बाद 4 गोलियां होंगी, 4 के बाद 5, उसके बाद तो हमें इंसुलिन के इंजेक्शन दे देंगे। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी उस स्टेज पे पहुंच गए हैं, जो ऑलरेडी सालों से इंसुलिन इंजेक्शंस दे रहे हैं और कोई भी इंसुलिन इंजेक्शंस पे शुरुआत नहीं करता। उन्हें बताया जाता है कि यार पहले आप दवाई ले लो, अब दवाई फेल हो गई, अब आप इंजेक्शन ले लो। लेकिन उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा और जैसे जैसे दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं। और क्योंकि डायबिटीज़ खुद पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस थी, डायबिटीज़ में क्या होता है, एक्सेस शुगर की वजह से आपके ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, चाहे आपका हार्ट हो, किडनी हो, ब्रेन हो।
तो वो ऑर्गन डैमेज को आपने रोका नहीं है, सिर्फ स्लो कर दिया। तो वो 5-7 साल से जो स्लो चीज़ भी है वो कभी ना कभी तो मकाम पे पहुंचेगी। तो वो 1 साल में नहीं पहुंची, लेकिन 5 साल में पहुंच रही है। तो ऑर्गन्स खराब, बिल्कुल, कछुआ भी कभी ना कभी तो मंजिल पे पहुंचेगा। अब क्योंकि उन्हें दवाइयाँ खाते हुए 5, 7, 10 साल हो गए हैं, अब वो देख रहे हैं आंखों पे असर पड़ रहा है, विजन जा रही है, रेटिना खराब हो रहा है, नसें खराब हो रही हैं, पैरों की न्यूरोपैथी हो रही है, किडनी जा रही है, नेफ्रोपैथी हो रही है। तो वो देख रहे हैं कि ये पूरे प्रोसेस में उन्होंने अचीव क्या किया। कुछ भी नहीं, बॉडी को नुकसान ही पहुंचाया है। जी, तो 5 साल पहले वो नॉन डायबिटिक थे, अब वो डायबिटिक हैं, डिपेंडेंट ऑन मेडिकेशन हैं, प्लस उनको डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्लस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, प्लस एक लाइफ लॉन्ग दवाई का खर्चा है, प्लस लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल का खर्चा है। तो ये उनकी सिचुएशन है, और इसी सिचुएशन को बदलने की एक्सपेक्टेशन से वो हमारे पास आते हैं कि इसका कोई लॉन्ग टर्म कोई अच्छा सॉल्यूशन है या मुझे यही लाइफ जीनी पड़ेगी। तो सर, जैसा आपने बात की कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जिन्हें मैं एक्चुअल पेशेंट नहीं मानता कि उनको डायबिटीज़ हैं, लेकिन वो बाद में हमारे पास आते हैं, उससे पहले वो कई जगह पे जाते हैं। तो आप ऐसा कौन सा सॉल्यूशन देते हैं उनकी लाइफ में या उनकी बीमारियों को, जो वो स्टेज सेकंड पे नहीं आ पाता, वो फर्स्ट स्टेज पे ख़त्म हो जाता है? हमारा जो डिजीज़ को या बीमारी कह लें या डिसऑर्डर कह लें, से जो भी आप नाम दें, उसको देखने का नज़रिया ही बिल्कुल अलग है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं पेशेंट को आज़ादी कैसे दे सकता हूँ, इंडिपेंडेंस कैसे दे सकता हूँ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोच हूँ। मुझे आपको सिखाना है कि आपको अपनी शुगर बेहतर कंट्रोल कैसे करनी है। अगर मैंने किसी और डॉक्टर से हटा के आपको अपने पे डिपेंडेंट कर दिया तो फिर मैंने भी कुछ नहीं किया। पहले आप XYZ डॉक्टर के पास जाते थे, अब आप मेरे पे डिपेंडेंट हो गए। मुझे मरीज को रिमोट कंट्रोल वापस देना है, राइट? मुझे उनको सिखाना है कि उनको डायबिटीज़ हुई क्यों, उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बना क्यों, और अब वो कम से कम दवाइयों की मदद से और प्रेफरेबली ज़ीरो दवाइयों की मदद से सिर्फ अपना लाइफस्टाइल को यूज़ करके कैसे वापस एक नॉन डायबिटिक स्टेट में आ सकते हैं, राइट? और जब उनको ये समझ आ गया तो उनको ज़िंदगी भर ये प्रोसेस अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है। तो यही जो प्रोसेस है जिसमें एक डायबिटीज़ पेशेंट को हम नॉन डायबिटिक स्टेट में वापस ले आए विद ज़ीरो मेडिकेशन, तब हम इसको नाम देते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल हो गया। मतलब हमने उनकी बीमारी का जो कोर्स था उसका रुख मोड़ दिया, उल्टा कर दिया। अब हमने उसको रिवर्सल कर दिया। वो रिवर्सल कैसे करना है, उसके लिए क्या प्लान है, क्या नॉलेज है, क्या गाइडेंस है, इसका ज्ञान लेने के लिए पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। सर, रिवर्सल के बारे में तो आज तक कभी भी किसी भी डॉक्टर ने बात नहीं की। हालांकि कुछ आयुर्वेदा हैं जिन्होंने अपनी थेरेपी सेंटर्स खोल रखे हैं और वो ऐसा कहते हैं, उनका कहना है और वो प्रचार करते हैं इस चीज़ का कि हम 100% डायबिटीज़ ख़त्म करते हैं, जड़ से मिटाते हैं। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं कि आयुर्वेदा के अलावा डॉक्टर्स जितने भी हैं, रिवर्सल शब्द कभी मैंने किसी डॉक्टर के मुँह से नहीं सुना। तो इसके पीछे भी रीज़न है, इस प्रैक्टिस के पीछे। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी थिंकिंग या उनका थॉट प्रोसेस भी कहाँ से आ रहा है, राइट? तो एक डॉक्टर जो है एक प्रोडक्ट है मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का हमारे। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी उसी एजुकेशन सिस्टम से होके निकला हूँ। तो डॉक्टर जो है वो खुद कुछ इन्वेंट नहीं करता। आप समझ रहे हैं? एज अ डॉक्टर मुझे कैसे पता है कि इस बीमारी का इलाज मुझे कैसे करना है? जो मुझे मेडिकल कॉलेज में सिखाया गया है या जो मेरे पीयर्स कहते हैं, जो मेरे कॉलीग्स कहते हैं, मैं उसे देखूंगा और उसे फॉलो करने की कोशिश करूंगा। तो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें यही सिखाया जा रहा है
कि भाई टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिजीज़, ये रिवर्स नहीं हो सकती, इसके लिए ये ABCXYZ आपको दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। तो हम डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रिवर्स नहीं हो सकती। उनका ये नॉलेज बेस नहीं है, उनको सिखाया नहीं गया है। तो आप पूछेंगे कि आप भी डॉक्टर हैं, फिर आप कैसे कर रहे हैं, ऐसा क्या सीक्रेट है जो आपके पास है? तो मैं यही कहूँगा कि इट इज़ नो सीक्रेट। मैंने कुछ डिस्कवर नहीं किया, मैंने कुछ इन्वेंट नहीं किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ये फैक्ट है। टाइप 2 डायबिटीज़ का एवरी डॉक्टर नोज कि डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। अब फ़र्क कहाँ आता है? सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ब्लड शुगर पे काम कर रहे हैं, और ब्लड शुगर डायबिटीज़ का सिम्टम है, ना कि कॉज है, राइट? सपोज आपके घर पे आग लग गई, आप कह रहे हो यार घर के आगे पर्दा लगा दो, लपटें दिखनी नहीं चाहिए। दूसरा आदमी आगे कहता है यार आग बुझाओ। आग बुझेगी तो दिखेगी भी नहीं और घर भी बच जाएगा। तो यहीं पे व्यू पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है। जो ट्रेडिशनल डायबिटीज़ ट्रीटमेंट है या जो अभी मेडिसिन में डायबिटीज़ ट्रीटमेंट चल रही है, इट इज़ प्योरली मेडिसिन फोकस्ड, इट इज़ फोकस्ड ऑन ट्रीटिंग दी सिम्टम कि हमें ब्लड शुगर कम करना है कैसे भी। हमारी जो अप्रोच है, जो मेरी अप्रोच है, दैट इज़ फोकस्ड ऑन दी कॉज कि ब्लड शुगर बढ़ी क्यों। तो जब आप कॉज पे काम करते हैं, तो आपने जैसे कहा कि बीमारी को जड़ से हटाना है, वो आप एक्चुअली एम रख सकते हैं और अचीव भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ सिम्टम पे काम करेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी सिम्टम से लड़ते रहेंगे, सिम्टम आगे भागता रहेगा, आप पीछे भागते रहेंगे। तो यहाँ पे आपका इस सवाल का जवाब आ जाता है कि भाई बाकी डॉक्टर्स इसके बारे में इतनी बात क्यों नहीं करते। अब आपके क्वेश्चन की सेकंड पार्ट पे आते हैं कि बहुत आयुर्वेदा वाले हैं या होम्योपैथी वाले हैं या नेचुरोपैथ हैं जो रिवर्सल करने का क्लेम कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट्स बहुत हाईली चल रहे हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का पैसा लगता है, राइट? तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। आज की डेट में मैं बोल दूं कि मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा, मैं ऐड तो चला ही सकता हूँ। वो लोग कहेंगे कि बेवकूफ़ी है, क्योंकि उनको पता है कि ये सच नहीं है जी, लेकिन यहाँ पे लोग क्लियर नहीं है। तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, मैं नहीं कहूँगा कि आयुर्वेदा गलत है या होम्योपैथी गलत है। मैं ये कहूँगा कि जो भी अप्रोच है वो साइंस बैक्ड होनी चाहिए। जो हम कर रहे हैं वो मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, वो रिसर्च बैक्ड मेडिसिन है। साइंटिफिकली जो भी इंसान इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा और लाइफस्टाइल के ज़रिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर पाएगा, वो डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएगा। वो टाइटल कुछ भी हो सकता है, वो आयुर्वेदा हो सकता है, वो होम्योपैथी हो सकता है, वो एक मेडिकल डॉक्टर हो सकता है। लेकिन मैंने आज तक अपने करियर में, आज की डेट में, किसी आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर या होम्योपैथी प्रैक्टिशनर को ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए और साइंटिफिकली रिवर्स करते हुए नहीं देखा। क्लेम करना बहुत इजी है, क्लेम के पीछे डेटा रखना, रिसर्च रखना, उस क्लेम को बैक करना वो मुश्किल है। बिल्कुल सर, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती जब आयुर्वेदा बात करते हैं इस विषय में, और वो ये बात कहते हैं कि हम तो किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देते हैं, हमारी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, जो कि एक्चुअल में बात है, नहीं होते साइड इफ़ेक्ट्स। और अगर हम बात करें कि मेडिसिन्स की, कि मेडिसिन्स के तो आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप जाएंगे अंग्रेज़ी दवाइयों की तरफ तो आपको बहुत सारी चीज़ों के नुकसान भी होते हैं। जब वो ये बात क्लेम करते हैं तो उसमें आप क्या जवाब देना चाहेंगे कि हमारे कभी नुकसान वाले प्रोडक्ट नहीं होते हैं, आप लोगों के फिर भी नुकसानदेह होते हैं? इसके लिए थोड़ा सा आपको साइंटिफिकली ह्यूमन बॉडी को समझना पड़ेगा और थोड़ा सा फार्माकोलॉजी को समझना पड़ेगा। फार्माकोलॉजी इज़ दी साइंस ऑफ मेडिसिन्स, ड्रग्स, मेडिकेशन। देखिए, कोई भी दवाई क्यों दी जाती है कि उसका कुछ इफ़ेक्ट हो, और बहुत बार वही इफ़ेक्ट की वजह से साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो अगर कोई भी इंसान कह रहा है कि मेरे पास ऐसी दवा है जिसका इफ़ेक्ट तो होगा, साइड इफ़ेक्ट होगा ही नहीं,
तो आप सोचिए कि क्या ये पॉसिबल भी है। और जितना आप बॉडी की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, आप समझेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, राइट। अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि यार ये छतरी है, ये बारिश से तो बचा लेगी, लेकिन लाइट को जाने देगी, दिखेगी नहीं, इनविजिबल छतरी है। नहीं, पॉसिबल नहीं बारिश से तो बचा लेगी, लेकिन आपको नीचे हवा भी आएगी, लाइट भी आएगी, सब कुछ आएगा, तो आप कहेंगे ना ये कैसे हो सकता है। अगर वो एक बैरियर है, वो बारिश को रोक रही है, तो नेसेसरीली वो लाइट को भी रोकेगी। थोड़ा कम रोक सकती है, थोड़ा मिनिमल वे में रोक सकती है, लेकिन रोकेगी तो सही। तो 90% दवाइयों का जो खुद इफेक्ट है वो अपने आप में ही साइड इफेक्ट बन जाता है, राइट। तो मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसी कोई दवाइयाँ एग्जिस्ट नहीं करती जिसका सिर्फ इफेक्ट हो, साइड इफेक्ट हो ही ना। इवन जो बहुत सेफ दवाइयाँ होती है, जैसे क्रोसिन एक वाइडली एक्सेप्टेड सेफ दवाई है, पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल भी एक डोज के बियॉन्ड इट कैन डैमेज योर लिवर। तो दवाई की एक बहुत फेमस इंग्लिश सेइंग है कि इट इज़ द डोज दैट मेक्स द पॉइजन, राइट। तो 2 गोली पैरासीटामोल की बुखार ठीक कर देगी, दर्द ठीक कर देगी, लेकिन 20 गोली आपकी लिवर ख़राब कर देगी, राइट। तो मैं अब बोलूं कि यार मेरे पास तो दुनिया की बेस्ट दवाई है, सीक्रेट दवाई है, उसका इफेक्ट ही इफेक्ट है और साइड इफेक्ट नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक नॉन साइंटिफिक क्लेम है। तो सर, जो वुमेन्स होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं स्पेशली, उनको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान कि उनके बेबी को अफेक्ट ना करे, डायबिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, या जितनी भी आपने अभी बीमारियों के नाम लिए उन सब चीज़ों से बच सके? तो प्रेगनेंसी जो है वो एक डायबिटोजेनिक स्टेट है। डायबिटोजेनिक स्टेट का क्या मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में जेनेटिक टेंडेंसी है डायबिटीज़ की, इंट्रिंसिक टेंडेंसी है, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी ब्लड शुगर बढ़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। ये नेचर ने ऐसा प्रेगनेंसी को बनाया है। तो सबसे पहले तो आपको स्क्रीनिंग ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो आप सबसे पहले जैसे ही आपको पता लगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप अपना ब्लड शुगर चेक कराइए, अपना HbA1c चेक कराइए। एक टेस्ट होता है, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कहते हैं या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, वो प्रेगनेंसी के दौरान होता है। वो कराइए, देखिए आपके शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो स्क्रीनिंग, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग दी ब्लड ग्लूकोज वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, जो सेम प्रिकॉशंस डायबिटीज़ के लिए एक टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट आमतौर पे भी लेगा, एक हेल्दियर डाइट, रेगुलर मूवमेंट, वही सेम प्रिकॉशंस आपको कुछ हद तक प्रेगनेंसी में भी लेने पड़ेंगे। एक कॉमन जो मैंने बिहेवियर देखा है बहुत प्रेग्नेंट लेडीज़ का होता है कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो एक्सरसाइज को कम्प्लीटली छोड़ देंगी कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। और घर पे फैमिली मेम्बर्स भी यही सपोर्ट करते हैं। जनरली जो सीनियर लेडीज़ होंगी, यू नो मदर होंगी या मदर इन लॉ होंगी, वो बोलेंगी हाँ प्रेग्नेंट है, कोई काम नहीं करना, बैठ जाओ चुपचाप, बस आपका यही काम है कि आप प्रेग्नेंट हो। बिल्कुल आपका यही काम है कि आप प्रेग्नेंट हो जी। तो वो गलत अप्रोच है। मैं नहीं कह रहा कि आप पहले कभी जिम नहीं गए तो आप सडनली प्रेगनेंसी में जाके चालू कर लो, लेकिन जो भी आप मूवमेंट रूटीन या एक्सरसाइज प्री प्रेगनेंसी में रख रहे थे, उसमें ज़रूर सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ मूवमेंट्स हैं जो प्रेगनेंसी में थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, या इंटेंसिटी शायद थोड़ी रिड्यूस हो सकती है, लेकिन 100 से हमें ज़ीरो नहीं जाना। कुछ हद तक आपको मूवमेंट मेंटेन करनी पड़ेगी और फिजिकल एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में रखनी पड़ेगी। सेकंड, क्योंकि प्रेगनेंसी में एपेटाइट बढ़ती है, क्रेविंग्स बढ़ती हैं, तो अगेन सम वुमेन विल यूज़ इट एज एन एक्सक्यूज़ कि किसी भी तरह का जंक चल रहा है, आइसक्रीम चल रही है, मिठाइयाँ चल रही हैं, लड्डू चल रहे हैं, कि भाई प्रेग्नेंट हो, कुछ भी खा सकते हो, हम 2 लोगों के लिए खा रहे हैं, क्रेविंग होती है ना, राइट। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई आप 2 लोगों के लिए भी खा रहे हैं, तो दूसरा भी आप ही का रिश्तेदार है जो आने वाला है, अपने लिए भी हेल्दी खाइए, उसके लिए भी हेल्दी खाइए। प्रेगनेंसी में डेफिनेटली आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उसको आप हेल्दी फूड से फुलफिल करें। डोंट यूज प्रेगनेंसी क्रेविंग्स एज एन एक्सक्यूज टू ओवरलोड विद जंक एंड स्पेशली शुगर। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा शुगर इन प्रेगनेंसी।
मतलब ये एक और मिथ है जो मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ। लोग सोचते हैं कि प्रेग्नेंट है अब तो चीनी चाहिए, हाँ। बच्चे के लिए चीनी चाहिए या एक्स्ट्रा शुगर चाहिए। ऐसी साइंटिफिकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, बट प्रेगनेंसी को एक एक्सक्यूज़ मत बनाइए कुछ भी गलत शलत खाने का। एंड आई थिंक डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान दें और रेगुलरली स्क्रीन करते रहें, शुगर ट्रैक करते रहें, मॉनिटर करते रहें। तो ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी की डायबिटीज़ है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं और उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। सर आज के टाइम में लोगों को पता ही नहीं चलता कि बॉडी के अंदर प्रॉब्लम कब क्रिएट हो जाती है, बॉडी किस तरीके से इंडिकेट कर रही है हमें, और हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता चलती और हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं जब एक्चुअल प्रॉब्लम हमारे अंदर आ चुकी होती है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में पहले ही कंट्रोल में हो जाए या आए ही ना, इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? तो आपने आई थिंक बहुत ही एक ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको एक ऐसे ही वाक्य सा बताता हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें। तो अक्सर आप देखोगे लोग कहते हैं कि यार सपोज किसी की डेथ हुई हो, हार्ट अटैक से या स्ट्रोक से, तो हम लोग सुनते हैं तो लोग कहते हैं यार वो तो बिल्कुल ठीक थे, हाँ। मैं तो देखा था, कल तो सैर पे जा रहे थे, परसों तो मुझसे मिले थे, बिल्कुल ठीक थे, उनको कुछ पता भी नहीं लगा, एकदम से हार्ट अटैक आ गया, एकदम से स्ट्रोक आ गया, और उसके आगे फिर क्या जोड़ते हैं, ये तो यार लग क्या क्या कर सकते हैं। अब ये तो लिखी हुई थी, भगवान ने लिखी थी, ये होना था, ये हार्ट अटैक था या स्ट्रोक था, ये तो होना ही था, बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे, और वहाँ पे डिस्कशन ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे समझिए कि ना तो ये होना ज़रूरी था और ना ये अचानक हुआ। जो भी उनको हार्ट अटैक या स्ट्रोक आया वो एक फाइनल ट्रिगर था एक पूरी चेन में जो 10 साल पहले से चल रही थी, मिनिमम 5 से 10 साल पहले से चल रही थी, हो सकता है उससे और पहले से चल रही हो सकता है 25 साल से चल रही हो सकता है 30 साल से चल रही हो, लेकिन 25 साल से उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और एंड में जब वो चेन पूरी टूट गई, वो ट्रिगर हो गया हार्ट अटैक या स्ट्रोक, तो हमने बोल दिया कि यार ये तो अचानक हो गया, हमें तो पता ही नहीं लगा। यही होता आ रहा है जी। तो आम जो पेशेंट है उसके दिमाग में हेल्थ का मॉडल क्या है, माइंडसेट क्या है कि जब मुझे कुछ महसूस होगा, जब मुझे कुछ सिम्टम आएगा, तब मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा और वो गोली देके वो सिम्टम को गायब कर देंगे, छूमंतर कर देंगे। ये मॉडल कई बीमारियों के लिए चल जाता है, जैसे खांसी जुकाम है, टीबी है, मलेरिया है। अब आप मलेरिया का चेकअप तो नहीं कराएंगे अगर आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर बार बार बुखार आ रहा है तो आप सोचोगे कि मलेरिया हो सकता है, आप चेकअप कराओगे, दवाई लोगे मलेरिया की, मलेरिया ठीक हो जाएगा। लेकिन यही मॉडल जब आप इन डिजीज़ेस पे लगाते हो, डायबिटीज़ पे, ब्लड प्रेशर पे, ओबेसिटी पे, हार्ट अटैक्स पे, स्ट्रोक पे, वहाँ ये मॉडल कम्प्लीटली फेल हो जाता है। ये पूरा जो ट्रीटमेंट है इनका, ये नंबर्स पे चलता है। नंबर्स पे? जी, नंबर्स जो आपके ब्लड रिपोर्ट्स में, जो आपके टेस्ट में नज़र आएंगे सिम्टम्स के अपीयर होने से सालों पहले, राइट। आज अगर आपका ब्लड प्रेशर 10 पॉइंट बढ़ गया या आपकी शुगर 50 पॉइंट बढ़ गई, 99% चांस है आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा। मेरे पास पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिनकी शुगर 400-500 है, वो बिल्कुल ठीक है, उनको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। कह रहे डॉक्टर साहब मुझे क्या पता, आप अपनी मशीन चेक कर लो, कहीं मशीन तो ख़राब नहीं है। क्योंकि वो इतने श्योर हैं कि मुझे कुछ महसूस तो हो नहीं रहा, मुझे कुछ फीलिंग तो आ नहीं रही। तो फीलिंग पे रिलाई करना एक 50 साल पुराना तरीका हो गया। हम फीलिंग पे रिलाई करेंगे तो हमें किसी चीज़ का तभी पता लगेगा जब वो डैमेज हो चुकी होगी। बिल्कुल। अगर हमें डैमेज रोकनी है, हमें टाइम टू टाइम टेस्टिंग करनी पड़ेगी, रूटीन चेकअप्स करने पड़ेंगे, और उन रूटीन चेकअप्स को भी प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। हमें आज सोचना है कि क्या मुझे 5 साल बाद हार्ट अटैक आ सकता है, और आज मैं क्या कर सकता हूँ
कि मुझे 5 साल बाद हार्ट Heart attack अटैक ना या आए। स्ट्रोक ना ना आए, आए। बट लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। सर इतना एक्सट्रीम नहीं सोचती इंडियन, और लाइक इंडियंस नहीं सोचते, स्पेशली वो काफ़ी ज़्यादा केयरलेस होते हैं, जब उनके ऊपर पड़ती हैं तब करते हैं। तो अगर आप रिलेट करना चाहोगे किसी कंट्री से कि बहुत हेल्दी कंट्री है, तो वो क्यों है इतनी हेल्दी कंट्री? तो जब मैं एक हेल्दी कंट्री की पिक्चर बनाता हूँ, मेरे दिमाग में ज़्यादातर जो कुछ माउंटेनस वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं, आप समझ लीजिए स्वीडन है, फिनलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, वो ज़्यादा आते हैं। और अगर आप देखेंगे कि कंट्रीज़ हेल्थ इंडेक्स में भी, या कि अब वहाँ पे भी ये डायबिटीज़ हाइपरटेंशन प्रॉब्लम्स मेजर वे में स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन फिर भी रिलेटिवली हमसे हेल्दी हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एक बचपन से प्रायोरिटी होती है थोड़ा हेल्दी फूड में, थोड़ा मूवमेंट पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। इंडिया इज़ मोर ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। हाँ, इंसान परेशान है, मेरी सैलरी कैसे आएगी, मेरा घर कैसे चलेगा, मुझे ईएमआई देनी है, इतना कंपटीशन है। 1 किलोमीटर के अंदर अंदर 100 लोग फंस के रह रहे हैं, एक कमरे के अंदर 10 लोग रह रहे हैं। तो हेल्थ को इग्नोर करना इजी हो जाता है। जब तक सिम्टम्स नहीं आते, हम सोचते हैं ना, जब तक टूटा नहीं है हम क्या उधर ध्यान देना। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, आप काम पे ध्यान दो, आप पैसे पे ध्यान दो, घर पे ध्यान दो। तो हेल्थ को इग्नोर करना बहुत इजी हो जाता है। मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। मैं स्विट्ज़रलैंड में था ऑन वेकेशन विद फैमिली। तो वहाँ पे 2 स्विस लोग थे, और वहाँ पे वो साइकिल लेके ट्रेन में चढ़ गए। उनकी ट्रेन्स में भी ये प्रोविजंस हैं कि आप दे एनकरेज साइकिलिंग एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑफ गोइंग फ्रॉम हेयर टू देयर। वो नहीं कहते कि ऑब्वियसली दे कैन अफोर्ड कार्स, राइट, दे कैन अफोर्ड वेरी एक्सपेंसिव कार्स, लेकिन वहाँ इनकरेज करते हैं कि यूज़ साइकिलिंग एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और उन्होंने पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा बना रखा है कि आप साइकिल के साथ भी ट्रेन यूज़ कर सकते हो, बस यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ बारिश आई तो वो अपनी साइकिल लेके सीधा ट्रेन में घुस गए, राइट। एंड ऑब्वियसली द एयर इज़ मच बेटर, वाटर क्वालिटी इज़ मच बेटर, आप टैप से सीधा पानी पी सकते हैं। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मच हायर है, सो दे कैन अफोर्ड अ लॉट ऑफ नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड। बट अब इंडिया की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, कुछ पॉपुलेशन लेवल पे लिमिटेशंस हैं। तो आई थिंक हमें अपनी लिमिटेशन से लिमिट नहीं होना चाहिए, उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए। वी हैव टू फाइंड अ वे टू सर्वाइव एंड सक्सीड डिस्पाइट द लिमिटेशंस। तो बचपन से ही, इवन एज अ चाइल्ड, आपको हेल्दी हैबिट्स, हेल्थ फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, जैसे स्कूल्स में उनको ये सिखाया जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी कब पैदा हुई थी वो बताओ। मध्य प्रदेश में कोयले की माइंस कहाँ हैं वो आप मैप पे मार्क करो। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि स्कूल के बाद जो आइसक्रीम खा रहे हैं उसमें शुगर कंटेंट कितना है और उनकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है, जो कि उनकी लाइफ के लिए और उनके फ्यूचर के लिए बहुत रेलेवेंट है। मेरा इनफैक्ट एक वीडियो भी है अबाउट शुगर एडिक्शन इन चिल्ड्रन। तो आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, उसको बचपन से सिखाया जाता है कि यार जब भी कोई खुशी की बात होगी, कोई हैप्पी इवेंट होगा, कोई बर्थडे होगा, कोई सेलिब्रेशन होगा, तो क्या खाएंगे? मीठा खाएंगे, है ना। बर्थडे पे केक कटेगा, उसका नाम ही हैप्पी बर्थडे टू यू कब होगा? केक कटने के टाइम होगा। कुछ अच्छा करेगा, मार्क्स अच्छे लाएगा या सक्सीड करेगा तो चॉकलेट मिलेगी, कैंडी मिलेगी। तो बचपन से आप उसको ट्रेन कर रहे हो कि शुगर एक अच्छी चीज़ है, एक रिवॉर्डिंग चीज़ है। और जब वो 25-30 साल उसने यही किया और अब पेट निकल आया और फैटी लिवर हो गई और डायबिटीज़ हो गई, अब आप उसे कह रहे हो अब शुगर खानी बंद कर दे। तो उसके लिए एक कल्चर शॉक है कि यार 30 साल तो अच्छी चीज़ थी, हाँ, अभी अचानक से कैसे बुरी हो अब गई है। 30 साल से मेरी बॉडी और मेरा माइंड इस चीज़ का एडिक्ट हो चुका है, अब आप कह रहे हो कि रोक दे। तो अगर उसे बचपन से ही पता होता कि भाई इट इज़ समथिंग टू बी टेकन वंस इन अ वाइल। ये अवेयरनेस बेसिकली मेन प्रॉब्लम यही है कि लोग अवेयर नहीं है छोटी Aware छोटी नहीं है। चीज़ों से, और वो कहीं ना कहीं ना समझी में चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। सर, आपकी बॉडी बहुत फिट लग रही है, आप जिम जाते हैं? देखिए, मैं एक मानता हूँ चीज़ कि आई हैव टू
प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। तो मुझे जिम जाना पड़ता है क्योंकि मुझे लोगों को जिम लेकर जाना है। ओके, तो आप जिम जाते हैं, जितने भी आपके डायबिटिक पेशेंट्स हैं और उनके अलावा भी जितने पेशेंट्स हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? कई बार आज के टाइम में सोशल मीडिया की वजह से जिम बहुत पॉपुलर हो गया है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे शो करने के लिए जिम जाते हैं और कुछ लोग एक्चुअल में अपनी बॉडी को हेल्दी करने के लिए जिम जाते हैं। तो योगा, जिम या वॉक, इन तीनों चीज़ों में सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी है जो करनी चाहिए पेशेंट को भी और ना बने इसलिए इंसान को भी? आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाया और लोग भी मुझसे ऐसे ही पूछते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बड़ी चीज़ क्लैरिफाई करता हूँ। जिम तो एक जगह है ना? जिम तो इज़ लिटरली द नेम ऑफ अ प्लेस, कि एक जगह है। आप जिम में क्या करते हैं वहाँ पे भी बहुत गहराई है, बहुत डेप्थ है। हो सकता है मैं जिम जाके 15 मिनट एक साइकिल चला के वापस आ रहा हूँ, मैं भी कहूँगा यार मैं जिम करके आया। हो सकता है मैं जिम जाके 60 मिनट्स वेट्स उठा के आ रहा हूँ और मैं बोलूँ मैं जिम करके आया। हो सकता है मैं जिम गया, मैंने वहाँ 2 सेल्फी खींची, इंस्टाग्राम पे डाली, वहाँ एक लड़की से बात करी और मैं वापस आ गया, तब भी मैं यही कहूँगा कि मैं जिम करके आया, राइट? तो जिम एक जगह का नाम है। तो यहीं पे आई थिंक मुझे लगता है जिस तरह न्यूट्रिशन में हमें और अवेयरनेस चाहिए, हमें एक्सरसाइज में भी और अवेयरनेस चाहिए। तो आपका क्वेश्चन शायद ये है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज से हेल्थ में क्या चेंजेस आते हैं। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जितना हमें बड़ा चेंज चाहिए बॉडी में, एक्सरसाइज भी हमें उतने ही लेवल की, उतने ही इंटेंसिटी की चाहिए। अब वॉकिंग इज़ अ वेरी वेरी लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज। वॉकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप 6 घंटे भी कर सकते हैं, 8 घंटे भी कर सकते हैं, एक बहुत लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। तो वॉकिंग से जो चेंज आता है वो भी प्रोपोर्शनेटली क्या होगा आप बताइए, लो होगा या हाई होगा? लो होगा, क्योंकि इंटेंसिटी ही लो है। सिमिलरली जो योगा है उसकी इंटेंसिटी वॉकिंग से थोड़ी हाई है। अब ये मैं एवरेज टर्म्स में बात कर रहा हूँ। योगा में भी आगे डेप्थ है, देयर इज़ पावर योगा, अष्टांग योगा, कुछ एडवांस योगा के फॉर्म्स भी हैं, कुछ बेसिक योगा के फॉर्म्स भी हैं, बट आम तौर पे योगा इज़ अ लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज। जिस तरह की एक्सरसाइज हम प्रमोट करते हैं या मैं खुद करता हूँ वो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो उसमें एम क्या होता है कि आप समझिए कि इंसान के पास टाइम लिमिटेड है। आप उसे नहीं कह सकते कि आप दिन के 5 घंटे एक्सरसाइज पे लगाओ, वो प्रोफेशनल एथलीट नहीं है, उसकी अपनी एक लाइफ है। तो आम तौर पे एक आदमी 45 मिनट या 60 मिनट, 1 घंटे तक एक्सरसाइज को रोज़ दे सकता है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 1 घंटे में वो मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकता है उस एक्सरसाइज का, वो 1 घंटा रोज़ देकर मैक्सिमम चेंज कैसे ला सकता है अपनी फिजियोलॉजी में, अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन में, अपने शुगर लेवल्स में, अपने बीपी लेवल्स में। वहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक बहुत ही एफिशिएंट वे है उस गोल तक पहुँचने का। मैं नहीं कह रहा कि ये ओनली वे है या ये आखिरी वे है, लेकिन एक रिलायबल और सुपर एफिशिएंट वे है जिसमें 1 घंटा आप रोज़ लगाकर अपनी हेल्थ को बहुत बेटर कर सकते हैं। अगर मैं आपके पेशेंट्स के बारे में बात करूँ, आपने बहुत सारे अपने पेशेंट्स को ये सजेस्ट किया होगा, तो अगर ग्राफ वाइज पूछूं मैं कि कितने % पेशेंट्स को अपनी लाइफ में चेंजेस दिखे हैं इन सब चीज़ों को करने के बाद, तो आप किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे? आई थिंक मुझे ग्राफ की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बहुत क्लियरली 1 लाइन में बोल देता हूँ। अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रॉपरली कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल नॉट टू सी अ चेंज। आपको 100% चेंज दिखेगा। क्यों? एक बेसिक लॉ है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, अगर आप बॉडी को चैलेंज करेंगे तो बॉडी अडेप्ट करेगी, राइट? अगर आप रोज़ गाना शुरू करें, 5 साल में आपको गाना आ जाएगा। ऑफ कोर्स आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर आप रोज़ बिल्कुल इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, आपको 1 साल में इंग्लिश आ जाएगी। अदर लैंग्वेजेस भी इंसान 6 महीने में सीख जाता है। एग्जैक्टली। और हम ये समझते हैं अगर हम रोज़ ड्राइविंग करेंगे हमें ड्राइविंग आ जाएगी।
तो अगर आप रोज़ वेट ट्रेनिंग करेंगे डेफिनेटली आपका मसल मास इंक्रीज होगा, आपका बॉडी फैट डिक्रीज होगा, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्गर बनेगी, मोर फ्लेक्सिबल बनेगी, मोर ड्यूरेबल बनेगी और डिजीज़ेस कम होंगी। ऐसा क्यों होगा कि आप रोज़ ट्रेनिंग कर रहे हैं और बॉडी अडेप्ट नहीं करेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब ये वर्किड है। जी, द बॉडी डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू से नो। आपकी बॉडी नहीं बोल सकती कि नहीं यार आपने 4 महीने वर्कआउट किया, मैं तो मसल को स्ट्रॉन्ग नहीं करूँगी। वो अडेप्ट करेगी करेगी। लेकिन डिपेंड ऑन ना कि आपका जो भी पेशेंट है जिसको आप सजेस्ट कर रहे हैं वो कितना प्रॉपर करता है, क्योंकि सिर्फ कहने से कि मैं कर रही हूँ दैट डजंट मीन कि मैं कर रही हूँ। अगर मैं करूँगी तो ही मिलेगा ना। तो पेशेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि चीज़ें करने से ही रिसॉल्व हो सकती हैं, ऐसे नहीं होंगी। तो सर आपके पेशेंट्स के जिनको भी डायबिटीज़ है उनको और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जो रिस्क जोन में रहती हैं? अगर आपको मैं कहूँ कि कोई पेशेंट है सिर्फ डायबिटिक था वो और उसको कभी ट्यूमर हो रहा है, कभी उसके पैरों में दिक्कत हो रही है, उसके पैर जाम हो गए या कटने की सिचुएशन में आ गए, मतलब काफ़ी सारे पेशेंट्स मैंने भी देखे हैं ऐसे। तो उनको कैसे पता चलेगा कि नहीं भाई मुझे सिर्फ शुगर नहीं है, मुझे और भी बहुत कुछ हो रहा है? तो यहाँ पे हम इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ बीमारियां हैं जो डायबिटीज़ के साथ में मिलती हैं, यानी उसकी एसोसिएशंस हैं, जिसको हम कहते हैं एक पूरा कैटेगरी ऑफ बीमारियां हैं जिसको हम पूरा मिला के कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या क्या आएगा? एक तो आपका ब्लड शुगर आ गया यानी डायबिटीज़, एक ब्लड प्रेशर आ गया यानी हाइपरटेंशन, एक हो गया मोटापा यानी एब्डोमिनल ओबेसिटी, एक हो गया कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर्स भी मेरा कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, एक हो गया फैटी लिवर, लिवर में फैट जमा है, एक हो गया यूरिक एसिड, भाई मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये साथ में मिलती हैं और मेरे हिसाब से ये एक ही बीमारी है। ये अलग अलग बीमारियों की तरह इनका इलाज किया जाता है कि भाई ये यूरिक एसिड के डॉक्टर हैं, ये बीपी के डॉक्टर हैं, ये शुगर के डॉक्टर हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, इन सब का रूट कॉज एक है। सो ये एक ही बीमारी है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये चीज़ें आपको डायबिटीज़ के साथ मिलेंगी। देन दूसरी कैटेगरी आती है जो आपको डायबिटीज़ की वजह से मिलेंगी, क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं था तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी डायबिटीज़ की वजह से आपका कुछ ऑर्गन डैमेज हो गया। उसमें क्या क्या आएगा? आपका हार्ट अटैक हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपके ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, आपकी नसें जो हैं स्पेशली हाथ पैरों की। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां। जी, तो डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो मतलब सेइंग ये है कि वो सर से पैर तक किसी ऑर्गन को नहीं छोड़ती। और उसके पीछे रीज़न है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द डिस्कशन बताया कि ग्लूकोज हर सेल को चाहिए। तो अगर आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है डायबिटीज़ में, आप सर से पैर तक आपका हर सेल हर ऑर्गन सफ़र करेगा। इनफैक्ट डायबिटीज़ को कहा गया है एक्सेलरेटेड एजिंग, यानी अगर आप 1 साल में 1 साल बूढ़े हो रहे हैं तो डायबिटीज़ का मरीज़ 1 साल में शायद 5 साल बूढ़ा हो रहा है, राइट? तो डायबिटीज़ हर चीज़ को डैमेज करेगी। ये हो गई डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस। आंखें ख़राब हो रही हैं, नसें ख़राब हो रही हैं, हार्ट, किडनी और ब्रेन के बारे में हमने बात की। तीसरी कैटेगरी आती है जो बीमारियां डायबिटीज़ की वजह से होंगी, जिनके चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है जिसके बारे में बातचीत नहीं होती, वो भी मैं क्लियर करूँगा इस डिस्कशन में। डायबिटीज़ इज़ अ प्री कैंसरस कंडीशन। डायबिटीज़ होने से कई तरीके के कैंसर होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और ये एक बात है जो शायद मेरे एक्सपीरियंस में 100 में से 99 डायबिटीज़ पेशेंट्स को नहीं पता। मैं नहीं कह सकता कि कितने डायबिटीज़ डॉक्टर्स को ये बात पता है या नहीं पता, बिकॉज मैं उनकी नॉलेज लेवल नहीं क्वेश्चन करना चाहता। लेकिन पेशेंट्स से जिससे भी मैंने आज तक पूछा है कि भाई आपको 20 साल से डायबिटीज़ थी, कभी आपको ये बताया गया कि भाई शुगर होने की वजह से आपका कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है? तो जवाब यही आता है कि नहीं सर, ऐसी तो
ये तो हमें पहली बार सुन रहे हैं। मैं भी पहली बार सुन रही हूँ। डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनी है मैंने कि ज़ख्म जल्दी नहीं भरते और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कैंसर वाली बात या हार्ट अटैक वाली बात आज तक मैंने कभी भी किसी डायबिटीज के पेशेंट से नहीं सुनी कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं इस रिस्क जोन में हूँ। जी, हार्ट अटैक तो फिर भी आजकल लोगों को अवेयरनेस है, पता है, लेकिन कैंसर वाली पार्ट, कैंसर और डायबिटीज़ का जो लिंक है, इसकी अवेयरनेस अभी तक नहीं है। यहाँ तक कि हमने भी एक वीडियो पॉडकास्ट किया था इसी टॉपिक पे, और इसमें सबसे ताज्जुब की बात शायद ये है कि ये कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्चुअल साइंटिफिक पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे या पबमेड जहाँ पे दुनिया भर के मेडिकल रिसर्च होती है वहाँ सर्च करेंगे डायबिटीज़ कैंसर, ये क्लियरली एस्टैब्लिश्ड प्रूवन चीज़ है। ये मैंने नहीं इन्वेंट किया या मैंने डिस्कवर किया कि ऐसा कुछ कनेक्शन है डायबिटीज़ और कैंसर में। ये इट इज़ काइंड ऑफ एन ओपन सीक्रेट, एक चीज़ है जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं कर रहे, तो पेशेंट्स तक ये बात पहुंच नहीं रही है। सर लेकिन जो कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, आपको पता है कि वो चोर की तरह होती हैं, वो बहुत हिडन होती हैं, बहुत लास्ट में जाके पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है। और हमें ऑलरेडी अगर कोई पेशेंट, हम जैसे सपोज मैं अगर पेशेंट हूँ डायबिटीज़ की, तो मेरा पूरा फोकस जो होगा वो डायबिटीज़ पे होगा। मैं सोचूंगी इसकी मेडिसिन टाइम से लूँ, इसके लिए डॉक्टर के पास जाऊँ, नॉर्मल रूटीन चेकअप कराऊँ कि मेरा कितना लेवल अप हुआ है, डाउन हुआ है, जो भी है। तो इसके लिए मैं फिर कैसे, मतलब इसको सॉल्व कैसे करूँगी? मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम भी हो रही है, मुझे इसके भी, और उसका टेस्ट आपको पता है कि कैंसर का बहुत अलग तरह की चीज़ों से टेस्ट होता है, तो वो पॉसिबल कैसे होगा कि हमें पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम हमें होने वाली है या हो चुकी है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने, और इसका इजी आंसर नहीं है, लेकिन मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। अब हमारा सारा फोकस है प्रिवेंशन पे, तो हर इंसान का जो बायोलॉजिकल मेकअप है वो अलग है। आपको क्लूज मिलेंगे अपनी फैमिली हिस्ट्री से। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपकी मदर को कैंसर था, या आपके फादर को, या आपकी पूरी पैटर्नेज में फादर साइड पे या मदर साइड पे किसी को कैंसर था, तो आपको पता है कि आपके अंदर जेनेटिक्स हैं उस तरह के कैंसर के। सेकेंडली, आपको ये भी पता लग गया कि आपको डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ के जेनेटिक्स भी हैं, तो अब आपके एंटीना खड़े हो जाने चाहिए कि यार ये वाला कैंसर मुझे भी हो सकता है। और हर कैंसर के लिए जो स्क्रीनिंग है, यानी अर्ली डिटेक्शन का प्रोसेस है, वो अलग है। जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर होगा, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी होगी, राइट, और ब्रेन कैंसर के लिए MRI होगा। तो आपको टाइम टू टाइम, लेट अस से 6 महीने में या हर साल, जिस तरह के कैंसर्स की प्रीडिस्पोजिशन आपको है, और मैं मानता हूँ कि पेशेंट्स को ये परफेक्टली नहीं पता लगेगा, लेकिन अपनी फैमिली हिस्ट्री से क्लू लेते हुए और अपने डॉक्टर से डिस्कस करके जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं या जो भी टेस्ट हैं जो आपको अर्ली डायग्नोसिस दे सकते हैं कैंसर का, वो आपको रेगुलरली कराना पड़ेगा, क्योंकि कैंसर में भी टाइम इज़ लाइफ। आप जितनी जल्दी उसे पकड़ पाएंगे उतनी जल्दी आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। सैड फैक्ट ये है, जैसा आपने कहा, कि मोस्ट कैंसर्स आर डिटेक्टेड एट स्टेज 3, स्टेज 4 व्हेन दे आर ऑलरेडी एडवांस्ड। व्हाई आर दे डिटेक्टेड सो लेट? बिकॉज दैट इज़ व्हेन दे स्टार्ट टू शो सिम्टम्स। तो हमें लाइफ में सिम्टम्स का इंतज़ार नहीं करना। अगर मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, मुझे तब भी जो मेरी प्लान टेस्टिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एक कज़न है, वो एक बहुत अच्छा मेथड करते हैं। वो हर साल अपने बर्थडे से 2 दिन पहले अपनी फुल टेस्टिंग कराते हैं, वाओ, राइट। यस, तो अब वो भूल नहीं सकते। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है कि बर्थ अगर कुछ निकल गया तो बर्थडे से 2 दिन पहले पता है मुझे ये प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे इसलिए पता है क्योंकि बर्थडे से 1 दिन पहले उनकी रिपोर्ट्स मेरे पास आ जाती हैं। तो वो मुझसे पूछते हैं कि भाई आप बताइए रिपोर्ट्स देख के क्या हुआ नहीं हुआ। बट इट इज़ अ गुड मेथड, क्योंकि उसमें एक इनबिल्ट एक काइंड ऑफ अलार्म लगा लिया आपने, या रिमाइंडर लगा लिया बॉडी के लिए जी, कि मैं अपना बर्थडे तो नहीं भूलूंगा। अगर मैंने उसके साथ अपना टेस्टिंग लिंक कर दिया तो तो अच्छी है, बिल्कुल। जी, हर साल मैं टाइम पे एटलीस्ट साल में एक बार तो कराना टेस्ट चाहिए। करा ही लूँगा।
सर राइट। ये जो फुल बॉडी चेकअप प्रोवाइड करते हैं जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर उसके अंदर 10-12 टेस्टेज होते हैं, वही आपको पता है कॉमन LFT KFT CBC HIV वगैरह के जितने भी टेस्टेज होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। एज अ डॉक्टर आप जितने भी पेशेंट्स हैं उनको कौन से ऐसे टेस्ट हैं मस्ट बीन जो करवाने चाहिए आप सजेस्ट करेंगे जो इन टेस्ट से थोड़े अलग है? क्योंकि ये कॉमन टेस्ट तो मतलब हमारा ब्लड का ही बताते हैं, प्लेटलेट्स का ही बताते हैं, लीवर कितना फिट है, किडनी कितनी फिट है। उसके अलावा अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो हमें बता सकते हैं और हमें बचा भी सकते हैं? तो यहाँ मैं अपने फील्ड की बात करूँ तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की हमने बात करी, उसके लिए 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जिसके अंदर लिपिड प्रोफाइल आता है, आपका कोलेस्ट्रॉल, एक आजकल नया टेस्ट है जिसे HSCRP कहते हैं, हाई Okay, हाँ, सेंसिटिविटी yes. CRP। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा इस डिस्कशन में वो है आपके फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स। और ये एक टेस्ट है जो अगेन 99% लोग कभी भी नहीं कराते। वो पूरी ज़िंदगी डायबिटीज़ के साथ निकाल देते हैं लेकिन तब भी नहीं कराते। ये टेस्ट के लिए आपको समझना पड़ेगा, अगेन गोइंग बैक टू दी सेम टॉपिक, कि डायबिटीज़ में, टाइप 2 डायबिटीज़ में मेन प्रॉब्लम इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स। एंड जनरली जो लैब्स ये एक स्टैंडर्डाइज पैकेजेस देते हैं जिसको आमतौर पे हम लोग फुल बॉडी चेकअप कह देते हैं, उसके अंदर ये टेस्ट इंक्लूड नहीं किया जाता। तो मेरी सलाह रहेगी जो भी ये देख रहे हैं पॉडकास्ट या एपिसोड देख रहे हैं, अपने रूटीन टेस्ट के साथ एक फास्टिंग इंसुलिन चेकअप ज़रूर कराइए। ये अर्लीस्ट टेस्ट है, सबसे जल्दी ये आपको वार्निंग दे देगा कि डायबिटीज़ है या इवन आने वाली है। ये डायबिटीज़ नहीं, प्री डायबिटीज़ से पहले भी आपको बता देगा कि यार 2-3 साल में तुमको डायबिटीज़ हो सकती है। ऐसा टेस्ट है ये? जी। और सैडली लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, काफ़ी डॉक्टर्स को भी इसके बारे में या नॉलेज नहीं है या प्रमोट नहीं करते, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टेस्ट। दिस इज़ आई थिंक मस्ट डू फॉर एवरी पर्सन। ये ज़रूर कराना जो चाहिए। आपके टाइप 1 और टाइप 2 के पेशेंट्स हैं सर, तो आप क्या उनको चार्ट जो प्रिपेयर करके देते हैं, डाइट चार्ट बनाते होंगे उनके खाने के लिए, तो दोनों में ऐसे कौन से कॉमन फूड्स हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी खाने चाहिए? और सेकंड एक क्वेश्चन मैं ऐड ऑन और करना चाहूँगी, आपने इंसुलिन की बात की, जो इंसुलिन है क्या वो कभी ऐसा टाइम आएगा कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, आपको इंसुलिन की ज़रूरत ही ना पड़े आपकी डाइट की वजह से? तो इसको 2-3 पार्ट्स में मैं आंसर करता हूँ। और आपके लास्ट पार्ट से पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी ज़िंदगी भर रहेगी। तो आपको टाइप 1 डायबिटीज़ में बाहर से इंसुलिन देना ही पड़ेगा। अगर कोई कह रहा है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जड़ से रिवर्स हो जाएगी, तो आज की डेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस पे कई ट्रीटमेंट्स पे काम चल रहा है, जैसे स्टेम सेल्स पे काम चल रहा है, आर्टिफिशियल पैंक्रियाज पे काम चल रहा है, लेकिन वो सब अभी रिसर्च स्टेज में है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है अराउंड द वर्ल्ड कि टाइप 1 डायबिटीज़ कम्प्लीटली रिवर्स हो सके। तो टाइप 1 डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होगी, इंसुलिन आपको चाहिए होगा। टाइप 2 डायबिटीज़ की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म कर लें तो आपकी बॉडी का जो इंसुलिन सप्लाई है वो सफिशेंट है, वो इनफ है कि आपकी बॉडी की डिमांड पूरी हो जाए। तो ज़िंदगी भर आपको कभी दोबारा इंसुलिन का टीका नहीं लगाना पड़े या कोई दवाई इंसुलिन बढ़ाने के लिए नहीं खानी पड़े। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का बिना दवाई, बिना इंजेक्शन के इलाज 100% पॉसिबल है। अब आते हैं डाइट पे। तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए जो हम डाइट बनवाते हैं उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत रखते हैं। नंबर 1 कि वो एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हो, राइट। ये अलग अलग डाइटिंग के तरीके हैं। कुछ लोग लो फैट डाइट्स करते हैं, कुछ हाई प्रोटीन डाइट्स करते हैं। हमारी जो डाइट हम लोग प्रमोट करते हैं वो एक लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट प्रमोट करते हैं। क्यों? ताकि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये डाइट उसको डायरेक्टली रिड्यूस करती है। तो हम एक लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट उनको खाने को कहते हैं। सेकेंडली,
जो भी प्रोसेस्ड फूड है, स्पेशली एडेड शुगर है, रिफाइंड ऑयल्स हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनकी डाइट से कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दें। जब एडेड शुगर ख़त्म हो जाती है, रिफाइंड ऑयल ख़त्म हो जाता है, रिफाइंड ऑयल से क्या होता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है, सारी बीमारियां बढ़ती हैं, डायबिटीज़ भी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल भी ख़राब होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जब नेचुरल जितना कम से कम प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो ये बीमारियां जो हैं आपकी दूर रहेंगी। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक्स होते हैं जो हर इंडिविजुअल के लिए अलग होंगे। आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, एक 50 साल का आदमी है उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट सबकी बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो डाइट में कुछ चीज़ें हम कॉमन रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपके हिसाब से आपको इंडिविजुअलाइज करनी पड़ती है। ओके सर 5 थिंग्स रूटीन में जो एक नॉर्मल बंदे को भी करनी चाहिए और एक पेशेंट को भी करनी चाहिए। नंबर 1, eat a nutritious diet. Number 2, avoid processed junk food. Number 3, movement and exercise has to happen daily. Number 4, अपना स्लीप पे भी प्रॉपर ध्यान दे, एक बेसिक अमाउंट ऑफ स्लीप रेस्ट एवरी डे इज़ नेसेसरी. एंड नंबर 5, ट्राई टू कीप ओवरऑल स्ट्रेस लेवल्स लो. आई नो स्ट्रेस इज़ हमारी ज़िंदगी का एक इनेविटेबल हिस्सा है और कुछ हद तक हमेशा रहेगा, एलिमिनेट नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करें एक वर्क लाइफ बैलेंस रखें, एक ओवरऑल जो स्ट्रेस लेवल है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। सर एक एज कम इंसान का इलाज करना, लाइक मेरी एज के लोगों का ट्रीटमेंट करना जिसको डायबिटीज़ है, और एक 80 ईयर्स का आदमी है उसका आपको इलाज करना है, दोनों को डिफरेंट तरीके से आप ट्रीट करते होंगे, या दोनों का पैटर्न सेम होता है? क्योंकि बॉडी अलग है, बॉडी की नीड्स अलग है, तो ट्रीटमेंट करने का तरीका कैसा है? जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी होती है वो काफ़ी सिमिलर रहेगी, क्योंकि प्रॉब्लम जो है, रूट कॉज वो दोनों में सिमिलर है। ये होगा जो यंग पेशेंट है उसमें रिस्पॉन्स बेटर आएगा, जल्दी आएगा और स्ट्रॉन्गर आएगा। जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, अब बहुत लोगों को ये कॉमन मिथ होती है कि आफ्टर द एज ऑफ 50-60, यार मैं एज 65 पे आ गया या 70 पे आ गया, अब कहाँ से डायबिटीज़ रिवर्स होगी, पूरी ज़िंदगी तो मैंने डायबिटीज़ के साथ निकाल दी। ये माइंडसेट बन जाता है। ये माइंडसेट बन जाता है, बट आई एम टेलिंग यू, आई हैव पर्सनली रिवर्स डायबिटीज़ इवन एट द एज ऑफ 89-90, राइट, फॉर पेशेंट्स। तो किसी भी एज, हम ये कहते हैं एनी एज एनी स्टेज, टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल। सिर्फ ये होता है कि जितने आप एल्डरली हैं और जितना टाइम आप डिज़ीज़ के साथ बिता चुके हैं, उतना थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा मिलता है। मोस्टली डिज़ीज़ थोड़ी एडवांस स्टेज में मिलेगी तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो है वो सेम रहेगी। सर आप अपने किसी पेशेंट की हिस्ट्री शेयर करना चाहेंगे जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा रही हो और उन्होंने अपनी रिकवरी बहुत ही स्पीड से की हो? सो ऑन एन एवरेज हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो एनीवेयर बिटवीन द एज ऑफ लेट अस से 20-22 से लेकर 85-90 ईयर्स की एज तक भी आते हैं। तो मैं एक पेशेंट की नहीं, मैं तो एक पूरे सबसेट ऑफ पेशेंट्स की बात करूँगा, स्पेशली एज ऑफ 75+। तो उस टाइम पे वो जो पेशेंट्स आते हैं उनको सिर्फ डायबिटीज़ नहीं होती, जनरली उनको साथ में हाइपरटेंशन भी मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल भी ख़राब मिलेगा, बिकॉज़ वो इतने साल डायबिटीज़ में बिता चुके हैं। बहुत बार आपको लिवर डैमेज भी मिलेगी, किडनी डैमेज भी मिलेगी, लेकिन गुड थिंग इज़ कि जब वो भी मेहनत करते हैं और डाइट एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, प्रॉपर वे में हम उनकी मेडिकेशन रिड्यूस करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं, रिमूव करते हैं, क्योंकि इस एज पे एक और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, उसे हम कहते हैं पॉलीफार्मेसी, यानी पॉली मेडिकेशन। उस दिन एक पेशेंट आए मेरे पास, आई थिंक ही वॉज अराउंड आई वुड से 65-70 ईयर्स ओल्ड। तो हमने लिटरली उनकी प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो खींच के रखी। He was taking 19 pills. 19 pills? Yes, 19 pills, जिसमें से 4 से 5 उनकी शुगर के लिए थी, 3 से 4 बीपी के लिए थी,
3-4 उनको मल्टीविटामिन पकड़ा दिए थे, 2 एसिडिटी के लिए थी, 1 उनकी न्यूरोपैथी के लिए थी। इन सब से जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे 2-3 उनके लिए थी, 1 कोलेस्ट्रॉल के लिए थी। सो बिफोर ही न्यू इट, और वो पहले दिन से 19 नहीं थी, वो 2, 3, 5, 7, 9, 10 करके एट द एंड ही वॉज टेकिंग 19 पिल्स। किडनी और लीवर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा? एग्जैक्टली, किडनी और लिवर तो वही है, उसी को निकालना है मेडिसिन को बाहर। तो ये पॉली फार्मेसी भाई, एक की साइड इफेक्ट के लिए दूसरी मेडिसिन, दूसरे के लिए तीसरी मेडिसिन, तो दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड। दैट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी कॉमन इन एल्डरली पेशेंट्स। उनकी इतनी सारियाँ गोली चल रही होती हैं, वो बेचारे खुद कंफ्यूज्ड होते हैं। तो एम रहता है कि उनको हम धीरे धीरे करके ऑप्टिमाइज़ करें, रिड्यूस करें, अननेसेसरी पिल्स, अननेसेसरी मेडिकेशंस को टोटली हटा दें। बट गुड थिंग इज़ कि उनके पास अगर पेशेंस है, एफर्ट देना चाहते हैं, 3 to 6 months दें, तो यू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, राइट। 19 पिल्स से 1 पिल पे आना, इवन 0 पिल पे आना इज कम्प्लीटली पॉसिबल। यस सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन फिर ये पूछना चाहूँगी आपसे कि ये मेरा क्वेश्चन नहीं है पर्सनली, ये ऑडियंस का ही क्वेश्चन है और बहुत बार उन्होंने ये चीज़ उठाई है। जो लोग बाहर रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, ठीक है, भागते हैं, दौड़ते हैं, जो मिलता है खा लेते हैं, जो मिलता है पी लेते हैं, उनकी लाइफ में हमारी तरह ये रूटीन नहीं होता है, ये डाइट नहीं होती है, वो बस जितना दे दिया उतना मिल गया, सेटिस्फाइड रहते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि अगर वो ऐसी लाइफ जी के उनको प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आती है, वो डायबिटीज़ के साथ क्यों नहीं लड़ रहे हैं, उनको कैंसर क्यों नहीं हो रहा, वो इतनी लंबी लंबी एज कैसे जी रहे हैं, वो रोड पे सर्वाइविंग उनकी कैसे हो रही है, वो स्वस्थ कैसे हैं। मतलब मेन प्रॉब्लम ये है कि जो फॉलो कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम है, जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आई विल डिसएग्री विद द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्यों? अगर आप पॉपुलेशन वाइज डेटा देखते हैं तो पहले ऐसा होता था, ये मैं हिस्टोरिकल ट्रेंड बता रहा हूँ, कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दीज यूज्ड टू बी कॉल्ड डिजीजेज ऑफ एक्सेस, कि ये तो अमीरों की, सेठों की बीमारियां हैं, ये अभी भी कहा जाता है कि राइट, कि ये तो अमीरों की बीमारियां हैं, हमें क्या लेना देना इससे। लेकिन आप देखेंगे दिस वाज वैलिड अप टिल आई थिंक 1960s 1970s। उस 1970s के बाद जब फूड प्रोसेसिंग हुई, पहले वेस्ट में हुई, फिर हमने कॉपी किया, पहले बाहर सुपरमार्केट्स आई अमेरिका में, फिर हमारे यहाँ पे आनी शुरू हो गई। तो फूड प्रोसेसिंग आने के बाद अब कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स और रिफाइंड ऑयल्स ये इतने सस्ते हो गए हैं कि अब ये बीमारियां अमीरी की बीमारियां या एक सर्टेन इकोनॉमिक स्टेटस की बीमारियां नहीं रही हैं। अब ये एकदम इवन जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं या गरीब से गरीब इंसान है या रिमोट से रिमोट गांव में, क्योंकि आप कहीं पे भी रिमोट से रिमोट जगह पे पहुंच जाइए, मैगी, बिस्किट्स, प्रोसेस्ड हर फूड जगह बिल्कुल वहाँ है, भी पहुँच गया है। पहुंच गाँव रहा में है। भी शॉप्स खुलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो बिकॉज ऑफ cheap calories and sugar and processed food and refined oils reaching everywhere, अब डायबिटीज़ का कोई इकोनॉमिक बैरियर नहीं रहा है। इवन जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, जो पूरा दिन मंदिर का प्रसाद खा के या लड्डू खा के, इवन उनकी डाइट में भी एक्सेसिव शुगर है, एक्सेसिव कार्ब्स हैं, तो उन लोगों को भी डायबिटीज़ बिल्कुल हो रहा है, उन लोगों को भी हो रहा है। आप जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ओपीडी देखिए, वहाँ पे आपको भरे मिलेंगे डायबिटीज़ ओपीडी। वहाँ पे हर सेगमेंट ऑफ, वहाँ पे झुग्गी वाला भी आएगा, वहाँ महल वाला भी आएगा, वहाँ मिनिस्टर भी आएंगे, सब लोगों को है। तो इंडिया हैज़ बिकम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर सम स्टडीज़ विच इवन से कि हर तीसरा या चौथा बंदा इन डायबिटीज़ का इंडिया में या तो उसे प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ है। आप सोचिए कि कितनी पॉपुलेशन है। तो ये ख्याल दिमाग से निकाल दें कि ये पैसे वालों की बीमारी है, ये किसी को भी हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है। जिसका भी डाइट या एक्सरसाइज खराब है, जेनेटिक्स हैं, उन सब को रिस्क है प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ का, और हो भी रहा है। सर फास्टिंग कितनी अच्छी होती है अपनी बॉडी के लिए? बिकॉज आपने आते ही मुझे चीज़ बताई कि मैं फास्टिंग बहुत करता हूँ। एज अ डॉक्टर अगर आप फास्टिंग करते हैं, इट मीन्स कि बॉडी को बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा मिलता है फास्टिंग करने से। यहाँ भी हम रिसर्च का सहारा लेंगे। बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे तरीक़ों को कंपेयर किया गया अक्रॉस
एनिमल स्टडीज़ एंड ह्यूमन स्टडीज़ ये देखने के लिए कि लाइफ स्पैन यानी आयु, आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो सकती है, आप अपना लाइफ स्पैन कैसे एक्सटेंड कर सकते हो, ज़्यादा कैसे जी सकते हो। एंड अक्रॉस एनिमल्स एंड ह्यूमंस सिर्फ 2 चीज़ें मिली जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस निकल के आया सामने। एक थी कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन यानी कम खाएं, दूसरी थी फास्टिंग। यानी खाए ही ना। हाँ, फास्टिंग और स्टारवेशन में डिफरेंस है। स्टारवेशन हो गया कि मैं खाऊं ही ना, फास्टिंग का दूसरा मतलब है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, राइट। तो जिसे हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। लोग आके पूछते हैं, हम तो मतलब आई हैव बीन डूइंग माई सेल्फ एंड प्रोमोटिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। हमारे कल्चर में भी है फास्टिंग, रिलीजन्स में भी आप देखेंगे फास्टिंग की प्रैक्टिसेस रहती हैं, बट उसको अगर हेल्थ वे में करें तो हम उसे कहते हैं टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। इसका सिंपली इतना मतलब है कि हमें 24 घंटे खाते नहीं रहना, वी हैव टू ईट विद इन अ रिस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड, और जो बाकी टाइम है उसमें हमें एक डिटॉक्स टाइम देना है बॉडी को कि वो रिकवर कर पाए, वो जो पहले खाई हुई एनर्जी है जो स्टोर हुई है उसको यूटिलाइज कर पाए। और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, ना सिर्फ डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में, ओबेसिटी में, बल्कि कैंसर प्रिवेंशन में भी, लाइफ स्पैन एक्सटेंशन में भी, एजिंग रोकने में भी। एंटी एजिंग है फास्टिंग लिटरली, तो बहुत 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 बेनिफिशियल है। तो आपके अकॉर्डिंग एक वीक में हमें कितनी बार फास्टिंग करनी चाहिए, या किस तरह की फास्टिंग करनी चाहिए? 2 मेथड्स हैं फास्टिंग के जो काफ़ी पॉपुलर हैं और जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हम लोग यूज़ करते हैं। पहला जो मोस्ट कॉमन है उसे हम कहते हैं 16-8, 16-8, यानी आप दिन में 8 घंटे खा रहे हैं, 8 आवर्स खा रहे हैं और 16 आवर्स कुछ नहीं खा रहे। बहुत टफ है सर ये तो, मतलब मेरे लिए तो है। हाँ, वो हमें इसलिए लगता है बिकॉज वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट, हमें हैबिट है कि भाई 3 मील तो खाने ही चाहिए या 4 मील तो खाने ही चाहिए। कुछ मिथ्स हैं जो नॉन साइंटिफिक प्रमोट होती आ रही हैं कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट तो खाना ही चाहिए। एंड देयर इज अनदर सेइंग विच सेज कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस, डिनर लाइक अ पॉपर। तो वो ये सारी मिथ्स हैं। फैक्ट ये है कि आप जब कम खाते हैं या एक कम टाइम पीरियड में खाते हैं, व्हाट आई शुड से, जो नॉन ईटिंग वाला टाइम पीरियड होता है, दैट हेल्प्स द बॉडी टू रिकवर। उसके अंदर एक प्रोसेस होता है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, नहीं तो ऑडियंस भी कंफ्यूज होंगी। उसे कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी में क्या होता है कि जो अपनी बॉडी के डिजीज्ड और डैमेज सेल्स होते हैं, बॉडी उसको खुद कंज्यूम करती है और उसको सिस्टम से बाहर निकालती है। तो उस प्रोसेस के लिए कुछ टाइम बिल्कुल ज़रूरी है जब आपके सिस्टम में फूड नहीं हो। आज की डेट में क्या कल्चर है, हम हर 2 घंटे कुछ खा रहे हैं। हम ब्रेकफास्ट खाते हुए लंच के बारे में सोच रहे हैं, लंच खाते हुए शाम की चाय के बारे में सोच रहे हैं, और चाय पीते हुए डिनर के बारे में सोच रहे हैं। तो हर 2 से 3 घंटे में एक एवरेज अर्बन जो सिटी ड्वेलर है वो खाना खा रहा है, नहीं तो क्या होता है वो हैंग्री हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, वी स्टार्ट लुकिंग फॉर फूड। कई लोगों की थेरेपी है, हैप्पीनेस है फूड। जी जी, मैंने कहा आपको फूड इज़ अ ड्रग। वो एक मतलब फूड को एक मूड एलिवेटर की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि सिस्टम को ब्रेक ही नहीं मिल रहा। मशीनरी चल रही है जी, वो चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है। अगर आप हर 3 घंटे में खा रहे हैं और एनर्जी स्टोर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो यूटिलाइज कब होगी, राइट। अगर आप नेचर से भी क्लू लें, हम मदर नेचर को देखें, तो वाइल्ड में भी हमेशा ऐसा होता है कि देयर इज़ सम टाइम ऑफ फूड अवेलेबिलिटी जहाँ पे खाना मिलता है, एनिमल्स को भी खाना मिलता है, और कुछ टाइम होता है जब फूड स्केर्सिटी होती है, जब खाना कम मिलता है। और ये नेचुरली होता है, जैसे सीज़न चेंज होते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, या जगह में उस जगह का इकोलॉजिकल पैटर्न कुछ चेंज होगा,
तो कुछ टाइम वो ज़्यादा खाते हैं और खाना स्टोर करते हैं, और कुछ टाइम वो खाना कम खाते हैं और स्टोर्ड खाने को यूटिलाइज करते हैं, तो उनका सिस्टम बैलेंस्ड रहता है। लेकिन हमारा देखिए क्या है, आज की डेट में मैं 10 मिनट में जोमेटो या स्विगी से एक 5,000 कैलोरीज का पिज़्ज़ा मंगा लूँगा, और मैं ये पूरी लाइफ करते रह सकता हूँ और मुझे कोई रोकेगा नहीं। इट इज़ अ सोशली एक्सेप्टेबल थिंग। भाई आप खाना खाइए, आप कैलोरीज लीजिए, तो वो स्कैर्सिटी का पीरियड तो कभी आएगा ही नहीं। और हमारी बॉडी एवोल्यूशनरी इस तरीके से बनी है कि उसको कुछ टाइम ऐसा चाहिए जब फूड स्केर्स हो, खाना कम हो, थोड़ा डिटॉक्स हो, ताकि आपके सिस्टम को, आपके लिवर को, आपके पैंक्रियाज को भी थोड़ा ब्रेक मिल पाए। तो उसी को देने का एक ज़रिया है फास्टिंग। तो 16-8 एक मेथड है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं कि 16 घंटे जो है वो आपको नहीं खाना, 8 घंटे खाना है। नॉर्मली लोग एक ऐसा स्लॉट पकड़ते हैं जैसे 12 से 8 या 2 से 10, जिसमें वो 2 या 3 मील्स उसी 8 घंटे के अंदर खा पाएँ और बाकी टाइम बिना खाने के रह पाएँ। तो इट इज़ वेरी डूएबल। हाँ, मतलब मैंने तो जो देखा है अभी तक, बहुत सारे लोग रात का ही खाना स्किप करते हैं मोस्टली। कहते हैं हैवी हो जाएगा, या ऐसे बोलते हैं कि बॉडी पूरी की पूरी डिटॉक्स हो जाएगी अगर हम रात को नहीं खाएंगे। क्या ये बात सही है सर? जो भी पीरियड, देखिए एंड में इट इज़ मैथ्स। आपको कैलकुलेट करना है आप कितने घंटे खाने के बिना रह रहे हैं। तो जो आपका लास्ट मील ऑफ द डे है और फर्स्ट मील ऑफ नेक्स्ट डे है, उसके बीच का गैप इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आज 8 बजे डिनर ख़त्म कर दिया और अगले दिन मैं 2 बजे लंच ले रहा हूँ दोपहर के, और उस 8 से लेकर अगले दिन 2 बजे तक मैं कुछ नहीं खा रहा, तो वो टाइम पीरियड इज़ द फास्टिंग पीरियड। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि आज मैंने लंच ले लिया 3 बजे तक और अगले दिन सुबह सीधा ब्रेकफास्ट किया 11 बजे, तो टाइम गैप तब भी उतना ही आएगा। वीकनेस नहीं आएगी सर बॉडी में? स्ट्रेंथ आएगी। स्ट्रेंथ आएगी? जी खाना अवॉइड करके स्ट्रेंथ आएगी? जी। तो इसका भी एक साइंटिफिक बेसिस है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब आप फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में जिसे हम कहते हैं ग्रेलिन। ग्रेलिन क्या करता है, वो ब्रेन को स्टिम्युलेट करता है, तो आप और एक्टिव, अलर्ट और एनर्जेटिक फील करते हैं। और मैं आपको इसका सिंपल एविडेंस देता हूँ। जब आप कोई बड़ा मील खा लेते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं? आप रेस्ट करना चाहते हैं, स्लीपी होना चाहते हैं, या एक्टिव होना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं? खाने के बाद तो सर स्लीपी ही होना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारी बॉडी डिज़ाइंड इस तरीके से है कि वी आर मोर एक्टिव, मोर अलर्ट, मोर एनर्जेटिक इन द फास्टेड स्टेट बिफोर ईटिंग। आफ्टर ईटिंग वी गेट स्लीपी एंड लेथार्जिक। हम रेस्ट करना चाहते हैं, खाने को आराम से बैठ के डाइजेस्ट करना चाहते हैं। नेचर में भी आप देखेंगे यही पैटर्न है। कोई एनिमल है, वो बड़ा मील लेगा, उसके बाद क्या करेगा? सो जाएगा। और मील से पहले क्या होगा? वो एक्टिव होगा, हंट करेगा, जाएगा, खाना ढूंढेगा, राइट? तो वी आर फास्टिंग इज जस्ट अ वे ऑफ गोइंग बैक टू नेचर। हम वैसे ही बॉडी को करना चाह रहे हैं जिस तरीके से हमारी बॉडी नेचर ने बनाई है। जी सर, एज अ डॉक्टर आप अपने पेशेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? क्योंकि पेशेंट्स तो आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक पेशेंट से कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर? तो इक्वली जैसे पेशेंट्स हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम भी पेशेंट से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो मेथड है पेशेंट्स को ट्रीट करने का, उसमें पेशेंट्स की अपनी कोऑपरेशन और कमिटमेंट चाहिए, राइट? मैं किसी को डाइट लिख के तो दे सकता हूँ, लेकिन उसके मुंह में जाकर वो डाइट डाल नहीं सकता, राइट? सिमिलरली फॉर एक्सरसाइज, मैं उसे एक्सरसाइज करने का सही प्लान दे सकता हूँ, लेकिन जिम पहुँच के एक्सरसाइज तो उसको खुद ही करनी है। तो हम पेशेंट से एक्सपेक्ट करते हैं 1, पेशेंस, जो आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि सब जगह आप देखो भाई 15 दिन में फैट लॉस, 6 हफ्ते में एब्स आ जाएंगी, Yes, 4 yes. हफ्ते में शुगर डिसअपियर हो जाएगी। तो कोई ये नहीं पूछता भाई 16वें दिन क्या होगा या 5वें हफ्ते में क्या होगा। गुड थिंग्स टेक टाइम। आपको अपनी हेल्थ बनानी पड़ेगी। जिस तरह बिगड़ने में साल लगते हैं, बनने में भी कुछ टाइम लगता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पेशेंस दिखाएं। सेकेंडली, कंसिस्टेंसी।
अगर मैंने हफ्ते में 3 दिन अच्छा खाया, 3 दिन बहुत अच्छा खाया और 4 दिन बिल्कुल ख़राब खा लिया, तो मेरे नेट रिजल्ट्स क्या आएंगे? 0, राइट? क्योंकि 3 और 4 बैलेंस हो गया। अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा काम करते रहेंगे, कंसिस्टेंटली जिम जाते रहेंगे, कंसिस्टेंटली अच्छी डाइट देते रहेंगे, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, राइट? थर्ड इज़ प्रॉपर नॉलेज एंड गाइडेंस। ये भी आजकल बहुत दिक्कत है क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। हर दूसरा आदमी इंस्टाग्राम पे एक हेल्थ प्लान बेच रहा है या फेसबुक पे कोई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बेच रहे हैं या कोई रिवर्सल प्लान बेच रहा है। तो पेशेंट हैज़ टू बी वेरी श्योर कि जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, जिसकी गाइडेंस वो ले रहे हैं, हाँ जी, वो प्रॉपर एक साइंटिफिक तरीके से हो, राइट? एक करेक्ट गाइडेंस हो, वो इनकरेक्ट प्लान्स में प्लान शॉपिंग जिसे हम लोग कहते हैं, प्लान शॉपिंग या मेडिसिन शॉपिंग नहीं करते रहे। यार इसकी दवाई काम नहीं कर रही, उसकी ले लेते हैं, ये सप्लीमेंट काम नहीं कर रहा, उसकी ले लेते हैं। साइंटिफिक तरीके से अगर चलेंगे, अच्छी नॉलेज से, अच्छी गाइडेंस से चलेंगे, तभी रिजल्ट आएगा। ओके सर। सर अभी लास्ट जाते जाते सेगमेंट को ख़त्म करते टाइम आप कौन सी ऐसी 5 टिप्स हैं जो देना चाहेंगे सभी को? Eat healthy, eat natural, move more, sleep properly, be scientific in your approach to health, and don't overstress. ओके सर। सर अभी तो मैं सेगमेंट ख़त्म करना चाह रही थी, बट एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये था, आपने मुझे आते के साथ एक बात बोली थी कि पेशेंस से ज़्यादा दिमागी तौर पे पेशेंट होता है, और एनएलपी के बारे में आप जानते ही होंगे सर। ये आउट ऑफ द बॉक्स है, बट स्टिल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो लोग एनएलपी का सहारा ले रहे हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, बीइंग अ पेशेंट या मेंटल पेशेंटली अपने आप को समझ रहे हैं, तो अब उन पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? तो पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा, NLP इज़ ऑल टू डू विद लैंग्वेज। तो अपनी लैंग्वेज, अपनी वोकेबलरी से पेशेंट वर्ड ही रिमूव कर दीजिए। यू आर नॉट अ पेशेंट, यू आर जस्ट अ पर्सन विद अ प्रॉब्लम। जब हम अपने आप को पेशेंट बोल देते हैं, हम अपने सर से जिम्मेदारी हटा देते हैं। मैं तो पेशेंट हूँ, मैं तो बेचारा हूँ, अब तो मैं विक्टिम हूँ, राइट? पेशेंट के साथ एक विक्टिम मेंटालिटी अटैच होती है कि मुझे तो बीमारी हो गई, मुझे तो डिजीज़ हो गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मेरी मदद कौन करेगा? मेरा रेस्क्यूअर करेगा। मेरा रेस्क्यूअर कौन है? मेरा डॉक्टर है। वो कैसे करेगा? वो कुछ ना कुछ दवाई लिख देगा, मुझे बचा लेगा, मुझे निकाल लेगा। ये पूरा माइंडसेट ही गलत है। तो मैं उनको यही कहूँगा कि अपने दिमाग से, ये वोकेबलरी से पेशेंट शब्द हटा दीजिए। You are not a patient, you are just a person who is temporarily suffering from XYZ problem, right? And now it is your responsibility and your duty to find the correct guidance and remove that problem from your life. आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं करेक्ट गाइडेंस ढूंढूं, इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से हटाऊं, और जो मेंटल एफर्मेशन जिसे आप खुद को बात करना कहते हैं, आप खुद से क्या बातचीत करेंगे, आपकी सेल्फ टॉक ये होनी चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम, मेरी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है। सो रिमोट कंट्रोल इज इन माई हैंड्स। इफ इट इज इन माई हैंड्स, then I have to act and I have to get it working. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। और मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि सर ने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है, जितनी भी छोटी सी छोटी चीज़ें आपको बताई हैं, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इतनी बार रिपीट की इन्होंने पूरे पॉडकास्ट में, कि पेशेंस समझना बंद कीजिए खुद को, एंड सेकेंडली ये कि आप सोल्यूशन ढूंढने जाइए, और ये मत देखिए कि अभी मुझे टेम्प्रेरी सोल्यूशंस ढूंढने हैं, परमानेंट सोल्यूशन ढूंढिए, उस चीज़ को जड़ से ख़त्म कीजिए, और ये पेशेंट का टैग अपने आप से रिमूव कीजिए, और डॉक्टर को प्रॉपर कंसल्ट कीजिए, उनकी बातें सुनिए, समझिए, और खुद भी समझने की कोशिश कीजिए कि एक हर चीज़ का क्योर होता है, जो कि सर ने भी किया है। बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं, और जिनको भी सर से पर्सनली बात करनी है, मैं इस पॉडकास्ट के सेगमेंट में डाल दूँगी इनकी इंस्टाग्राम ID, और
नंबर अगर पॉसिबल हुआ तो नंबर भी क्लिनिक का, तो आप लोग सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और खुद का ध्यान रखिए और मेरे पॉडकास्ट शोज को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। आई होप जितनी नॉलेज आज शेयर हुई उससे किसी को ज़रूर मदद मिलेगी। राइट, थैंक यू।